कमेटी की बैठक थी 3 दिन की, वो संपन्न हो गई 2 से 4। और हर रोज़ हम लोग मिलते रहे हैं और मोटे तौर पर मीटिंग में जो भी बातें हो रही थी उससे आपको अवगत कराते रहे। तो एक तो इस मीटिंग से हमने कुछ तात्कालिक कार्यक्रम लिया है। सबसे ज़्यादा इस समय पूरे देश में लोग परेशान हैं महंगाई से, और हर रोज़ जो पेट्रोल डीजल की कीमत में, बीच बीच में ही रसोई गैस की कीमत में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, तो ये एक बहुत देश के लिए बेहद परेशानी का मुद्दा है। तो हमने 7 अप्रैल से 13 तारीख तक पूरे देश के पैमाने पर महंगाई के खिलाफ और ख़ासकर पेट्रोल डीजल गैस की कीमत में, आजकल जब जीडीपी हम लोग कहते हैं तो बाकी जो दूसरा जो जीडीपी है वो तो लगातार गिर रहा है, यही एक जीडीपी है जो बढ़ रहा है, गैस डीजल और पेट्रोल। इसलिए इस जीडीपी से लोग परेशान हैं। इसकी कीमत कम कराने के लिए हम लोग करेंगे। 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और पूरे देश में 14 तारीख को अम्बेडकर दिवस के रूप में, और ख़ासकर जो इस समय 2 बातें, एक तो संविधान जिस पर लगातार हमले हो रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, और जो अम्बेडकर की चिंता थी देश में बराबरी और गैर बराबरी को लेकर के, कि अगर बराबरी का मतलब सिर्फ एक वोट का बराबरी और बाकी तमाम सवाल पर सिर्फ गैर बराबरी अगर हो, तब उस बराबरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो गैर बराबरी जिस तरह से बढ़ रही है देश में, सामाजिक और आर्थिक, तो इसके खिलाफ संविधान के साथ साथ इस बराबरी के संघर्ष को तेज करने के लिए संकल्प दिवस के रूप में हम लोग 14 तारीख कार्यक्रम करेंगे। अभी यूक्रेन में जो युद्ध है वो अभी भी जारी है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया और भारी तबाही, मरने वालों की तादाद अगर आप यूक्रेन और रूसी सेना दोनों तरफ की सेना को जोड़ लें, और यूक्रेन में सिर्फ सेना नहीं, बहुत आम नागरिक उनकी मौत हो रही है, तो वो तो हज़ारों में है। और जो लोग विस्थापित हुए हैं यूक्रेन से बाहर जाना पड़ा या यूक्रेन के अंदर ही एक शहर से अपना घर छोड़ करके दूसरे शहर में या दूसरे इलाके में जाना पड़ा, तो ये संख्या 1 करोड़ के आसपास, जो यूक्रेन की पूरी आबादी की 1/4, तो भारी तबाही है और अभी तक वो जारी है। तो एक तो तत्काल ये युद्ध बंद हो और एक हल निकले, तो इसके लिए भारत सरकार को जो रोल लेना चाहिए था, एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, वो दिखा नहीं। जो हमारे छात्र वहाँ फंसे हुए थे तो उनकी सकुशल तुरंत घर वापसी का मसला था, इसमें भी दिक्कत आई, काफ़ी देर हुई। एक छात्र का वहाँ बहुत दुर्भाग्यजनक मौत भी हुई। लेकिन अब जो हमारे सामने बड़ा सवाल है कि जो छात्र लौट के आए हैं, ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कोई 2nd ईयर में, कोई 3rd ईयर में, अब इनका भविष्य का क्या होगा? वो यूक्रेन तुरंत लौट पाएंगे ऐसा तो लगता नहीं है। ऑनलाइन से उनकी फिर से कोर्सेज चालू होकर के उनको डिग्री मिल जाएगी, मेडिकल की पढ़ाई कितने ऑनलाइन में हो सकती है। इसलिए हमें लगता है कि भारत सरकार को तत्काल इस मामले में, ताकि इन छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो, और कैसे इनको समायोजित किया जाए भारत के अंदर ही, क्योंकि भारत के अंदर इनको एडमिशन नहीं मिला और इसी के चलते तो बाहर जाना पड़ा। लेकिन अब बाहर अगर इस तरीके की स्थिति है तो उनको देश के अंदर उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो, तो यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में इसके लिए कोई विशेष पैकेज केंद्र सरकार को बनाना होगा और राज्य सरकारों के साथ लेकर के इसकी गारंटी करनी होगी, क्योंकि हज़ारों छात्रों के पूरे भविष्य वो दांव पर है। इस पर हमने एक प्रस्ताव लिया है और सरकारी विभाग को हम लोग लिखेंगे और पूरे देश भर में इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। जो अभी 2
बड़े आंदोलन देश में 2 या 3 बड़े आंदोलन चल रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन किसानों का, जिसमें कुछ मांग तो किसान की मांगी गई, 3 कानून वापस हुए, लेकिन जो शेष मांगे हैं वो अभी तक जो कहते हो वो मांगे अपनी जगह पर है। एमएसपी किसान के लिए एक तरीके से पूरे देश भर में उनके फसल खरीदने की उचित कीमत पर इसकी गारंटी, ये अभी तक नहीं हुआ। और इसमें भी किसान में जो बटाईदार किसान है, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, जो पट्टे पर लीज पर ज़मीन ले करके खेती कर रहे हैं, लेकिन संकट उन्हीं को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो बटाईदारों को भी किसान मानते हुए उनको फसल की सही कीमत मिले और उनसे समय पर फसल खरीद की गारंटी हो, इस मुद्दे पर आंदोलन जारी है। आज डाल्टनगंज में हमारे झारखंड की जो किसान महासभा की इकाई है, उसका राज्य सम्मेलन हो रहा है और झारखंड में भी इन मुद्दों पर हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। साथ ही साथ किसान के लिए जो पानी का सवाल है, सिंचाई का या अन्य तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी उनको चाहिए, उस पर हम लोग मूवमेंट करेंगे। सेकंड, अभी 2 दिन की हड़ताल 28 और 29 को, और पूरे देश भर में इस बार भी हमने देखा कि हड़ताल में चूँकि संगठित क्षेत्र लगातार कमज़ोर हो रहा है, पब्लिक सेक्टर कम हो रहा है, स्थायी कर्मचारी मजदूरों की संख्या घट रही है और उनके लिए हड़ताल में हिस्सा लेना हम देख रहे हैं कठिन हो रहा है। कई जगह तो राज्य सरकारें इस हड़ताल को नाकाम करने के लिए दमनात्मक कदम उठा लिया। लेकिन इसी दौर में हम देख रहे हैं जो स्कीम वर्कर्स पूरे देश में, खासकर महिलाएं, उनकी मांगों को लेकर के उनके अंदर संगठित होने और आंदोलन के ज़रिए अपनी मांगों को हासिल करने की चाहत बढ़ गई है। तो मिड डे मील, आशा, आंगनबाड़ी, सहिया, तो या माइक्रो फाइनेंस से परेशान महिलाएं, इनकी मांगों को लेकर के बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और उसी तरह से जो कैजुअल और ठेका कर्मचारी पूरे देश में, तो आज मजदूर आंदोलन का मतलब स्कीम वर्कर का आंदोलन, कैजुअल ठेका कर्मचारी मजदूर, उनकी सुरक्षित रोज़गार, सम्मानजनक रोज़गार और एक तरह से जीने लायक वेतन, तो इस मुद्दे पर आंदोलन बढ़ेगा। तीसरा है रोज़गार का सवाल पूरे देश में नौजवानों का, और रोज़गार के सवालों के साथ साथ हमें लगता है कि निजीकरण जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना निजीकरण बढ़ेगा उतना ही रोज़गार का एक तरीके से अवसर घट रहा है। रोज़गार मतलब वो मोदी जी का पकौड़ा तोलने वाला रोज़गार नहीं, या वो स्थायी रोज़गार, सम्मानजनक वेतन, सम्मानजनक रोज़गार, तो ये तो घट रहा है पब्लिक सेक्टर के ख़त्म होने के साथ साथ। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन से आरक्षण का भी कोई मतलब नहीं रह जा रहा है। तो पूरे देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो रोज़गार में उनको अपनी जगह चाहिए थी, जिसका एक प्रावधान आरक्षण के जरिए होता था, वो पब्लिक सेक्टर कम होने के साथ साथ, सरकारी नौकरियां कम होने के साथ साथ ये अवसर घट रहा है। तो एक तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन हमें लगता है कि पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन को रोक करके रोज़गार के मोर्चे पर व्यापक तैयारी करना, इसके लिए शहरी रोज़गार के लिए भी ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून के तर्ज पर कानून बनाना, ये सब मांग बहुत लोकप्रिय मांग है नौजवानों की। जो जितनी परीक्षाएं हो रही है उसमें जितनी अनियमितता है, जितनी धांधली है, समय पर रिजल्ट नहीं है, वर्षों से उसमें उन लोगों की भर्ती एक तरह से नियोजन विलंबित है, तो इस पर एक पूरे पारदर्शिता और बिना किसी भ्रष्टाचार एक तरह से तुरंत परीक्षा और उसका रिज़ल्ट और उनकी बहाली, इसमें सारे रिक्त पदों को पूरा करना, तो इन सवालों पर नौजवानों का आंदोलन। तो फिलहाल ये 3 आंदोलन है पूरे देश में, जो सबसे बड़े तात्कालिक आंदोलन के रूप में किसानों का, व्यापक मजदूरों का, नौजवानों का, और इसी के साथ निश्चित तौर पर जो आदिवासियों के विस्थापन का मुद्दा है वो भी बड़ा सवाल, उनकी ज़मीन पर, जल जंगल ज़मीन पर अधिकार का, इस पर हम लोगों ने बातें की और इन 3-4 मोर्चे पर व्यापक आंदोलन की तैयारी। चौथा, हम लोगों ने बातें की कि जो चुनाव में भी दिख रहा है कि आंदोलन और चुनाव
इसमें और घनिष्ठ रिश्ते की ज़रूरत है। किसान आंदोलन का असर दिखा। अगर आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, कांग्रेस को, अकाली को लोगों ने खारिज कर दिया और बिल्कुल एक नए प्रयोग पंजाब के लोगों ने किया साहस के साथ, तो ये साहस, ये प्रयोग, इसका आधार है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन ने इस प्रयोग के लिए जगह बनाई है। किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को एक मजबूत, या राष्ट्रीय लोकदल को एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में उनके उभार का एक तरीके से उसमें मदद की। या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मुजफ्फरनगर, शामली के इलाके में जो 2013 के दंगे के मुख्य आरोपी थे, अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम बदनाम चेहरों की हार हुई है, तो इसके पीछे किसान आंदोलन की बड़ी देन है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जो विपक्ष है देश में, उस विपक्ष को और ज़्यादा ये जो आंदोलनों से जो मुद्दे उभर रहे हैं, आंदोलनों में जो ऊर्जा है, आंदोलनों में जो ताकत है, आंदोलनों में जो एकता बन रही है, इसका और ज़्यादा विपक्षी राजनीति में इसका प्रतिफलन ज़रूरी है। तो बिहार में हमने कुछ हद तक देखा था, पंजाब में देखा है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ देखा है, झारखंड में, बंगाल में भी कुछ देखा है। लेकिन इससे बड़े पैमाने पर आंदोलनों का एजेंडा है, आंदोलनों की ताकत, ऊर्जा, तेवर, वो विपक्षी राजनीति में, उसकी एकता में, उसके एजेंडे में इसका प्रतिफलन हो, ये ज़रूरी है। और इस दिशा में हम लोग सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत करेंगे, वाम दल भी और अन्य तमाम विपक्षी दलों से। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, वहाँ एक अलग दिक्कत है। जैसे एक तो केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार उसका केंद्रीकरण बढ़ रहा है, सेंट्रलाइजेशन, और लग रहा है कि विपक्षी सरकारों को भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देना चाहती। तो विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने के लिए, गिरा देने के लिए, कुछ तोड़ फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, जोर ज़बरदस्ती अपनी सरकार बना लेने के लिए, तो ये जो भाजपा की एक पूरी मुहिम चलती है, वो तो बिल्कुल इस देश में बार बार देखा है। कई राज्यों में सरकारें गिरी है, कई राज्य में विपक्ष की जो सरकार है वो लगातार एक तरीके से इस तरह के संकट में घिरी हुई है, अस्थिरता है। तो एक तो हमें इन विपक्षी सरकारों पर जो केंद्र का हमला है, इसके खिलाफ बिल्कुल सतर्क रहना है, लड़ना है। लेकिन साथ ही साथ इन विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं, इन सरकारों से लोगों की जो उम्मीद थी, जिस कारण से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज करके इन दलों को सत्ता दिया है, चाहे वो झारखंड में जेएमएम की सरकार हो या बंगाल में तृणमूल की सरकार हो, तो जहाँ जहाँ भी विपक्षी सरकार है, या अभी पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार बन गई, तो इन सरकारों पर भी जनता की निगरानी, जनता का दबाव और तमाम ज़रूरी मुद्दों पर जन आंदोलन बिल्कुल ज़रूरी है। इसीलिए माले एक केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो खतरा है, जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उससे देश को बचाना, ये हमारे लिए प्रमुख एजेंडा है। लेकिन इस प्रमुखता का मतलब कतई ये नहीं है कि जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों के प्रति हम कोई नरमी से पेश आएंगे या उन सरकारों को कोई रियायत देते रहेंगे। इसलिए झारखंड में भी जो रोज़गार का सवाल है, जो विस्थापन का सवाल है, झारखंड में जिस तरह से सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं, मानवाधिकार लंघित है, जो भ्रष्टाचार खास तौर पर नीचे ब्लॉक में, थाने में, पंचायतों में पनप रहा है, तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इन मुद्दों पर हम लोग आंदोलन तेज कर रहे हैं। तो ये हमने कुल मिलाकर के कुछ पूरी पार्टी की एक तैयारी, कार्यनीति पर हमने बात की। और अगले साल के शुरू में खूब संभव है कि फरवरी महीने में हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्टी का 11वां महाधिवेशन हो, और ये महाधिवेशन झारखंड या बिहार, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ वहीं पर होगा। और महाधिवेशन से पहले पार्टी का व्यापक विस्तार, पार्टी का व्यापक प्रचार प्रसार, इस पर हम जोर देंगे। पार्टी का मेंबरशिप कैंपेन चल रहा है और हम इस पर भी जोर देंगे कि जितने वाम दल है उनके बीच में और आपसी बेहतर तालमेल, झारखंड में खास तौर पर मार्क्सवादी समन्वय समिति के साथ
क्योंकि हमें लगता है कि झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि झारखंड आंदोलन के शुरुआती दिनों से वामपंथ झारखंड आंदोलन का हिस्सा है। जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के संस्थापकों में जितने शिबू सोरेन थे उतना ही ए के राय भी थे। तो ये जो वामपंथी विरासत है, वामपंथी एक ज़बरदस्त इतिहास है, तो झारखंड आंदोलन के दौर में भी और झारखंड बनने के बाद जो नवनिर्माण का हमारे सामने एजेंडा है, इसके लिए कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत, इसके लिए माले की मासस की पूरी भूमिका, इसलिए माले और मासस इन दोनों दलों के बीच में और घनिष्ठ एकता ये झारखंड के वामपंथ के लिए भी ज़रूरी है, झारखंड के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे हमारी पार्टी महाधिवेशन के इस पूरी तैयारी के दौर में व्यापक विपक्षी एकता को अंजाम देने के साथ साथ आंदोलनों को तेज करने के साथ साथ एक वैचारिक राजनीतिक धरातल पर वामपंथी एकता और मजबूत हो। तो इतनी बात हम सेंट्रल कमेटी की तरफ से झारखंड में चल रहा है मामला, स्थानीयता का मामला, माले का क्या स्टैंड है, किस प्रकार का स्थानीय नीति सरकार को बनाना चाहिए? इस पर तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, विनोद जी यहाँ हैं, बात करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, जिस तरह से भाषा और नियोजन को जोड़ा जा रहा था, हमने आपत्ति की थी और मेरे ख्याल से उस पर सरकार अभी पीछे हटी है। हमने कहा था कि स्थानीयता को एक प्रॉपर रैशनल एक स्थानीयता की नीति बना करके यहाँ के रोज़गार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए उनकी जो रोज़गार के अधिकार है इसको देते हुए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। विस्तार से विनोद जी इस पर रखेंगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर और बाहर ये हमारे लिए एक प्रमुख एजेंडा है। विनोद जी कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल, हम अभी पंकज जी ने कहा कि आज जो है डाल्टनगंज में हम लोगों के जो किसान संगठन है, किसान महासभा, उसके राज्य इकाई का राज्य सम्मेलन हो रहा है। हमारे जनार्दन जी, अभी राजा राम जी जो महासचिव हैं किसान सभा के, राजकुमार यादव जी हैं, अभी सब लोग महासम्मेलन चल रहा है, बीएन सिंह जी हैं। हम इस मौके पे यही कहेंगे कि झारखंड में लगातार अगर आप देखेंगे, अभी पिछले दिनों आंकड़ा भी आया था, हमने विधानसभा में रखा था कि आज सबसे बड़ी संकट है, वनों की तो बात होती है जंगल में, लेकिन कृषि योग्य भूमि जो है लगातार घट रही है झारखंड में। और अभी हाल के दिनों में ये संख्या और बढ़ने के बजाय और भी ज़्यादा घटी है। और जाहिर सी बात है इसका प्रभाव अन्न उत्पादन पे, खदान उत्पादन में, और धीरे धीरे हमारी ये निर्भरता और भी ज़्यादा हम दूसरों पर निर्भर होंगे। इसलिए झारखंड के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वजहों से जो है कृषि योग्य भूमि का जो है वो अधिग्रहण न हो। और अगर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण विशेष स्थितियों में होता है तो जैसे वन विभाग के लिए कानून है, आप देख रहे हो, चाहे रेल हो, सड़क हो, जहाँ भी वन की जमीन जाती है तो ट्रांसफर करने से पहले ही वो लिखित देना होता है कि हम इतने जगहों पे फिर वन लगा करके देंगे। वो पहले गारंटी देनी होती है, तब वो वन भूमि की जमीन अधिग्रहण की जाती है। अभी हाल के दिनों में अगर आप देखें तो बड़का गांव, टंडवा, इलेक्ट्रो स्टील, इसके अलावा गोड्डा पावर प्लांट, कोडरमा पावर प्लांट, हर जगह जो जमीन अधिग्रहण हुए हैं वो एकदम सब कृषि योग्य भूमि रहे पूरी, और वो घटे हैं लगातार। और सड़कों के चौड़ीकरण में तो सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि ही जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि कृषि योग्य भूमि जहाँ भी हो रहे हैं, सरकार कम से कम झारखंड में बहुत से जहाँ खास करके सड़कों में जा रहे हैं तो नए जो बंजर जमी है, प्रति भूमि है, उसको कृषि योग्य बना करके जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको आवंटित करें, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, लगातार ये शुरुआत हुई है लैंड बैंक को लेकर के। रघुवर सरकार में सबसे ज़्यादा आंदोलन भी हुआ कि ज़मीनें जो गांव की रही है वो सरकार अधिग्रहण की है। तो जिन ज़मीनों का अभी तक उपयोग नहीं कर पाए हैं वो ज़मीन जो है वापस की जाना चाहिए, जहां आपने नियोजन भी नहीं दिया है। वो चाहे अभी हमने देखा, पिछले दिनों सवाल उठाया था कि धनबाद में मुकुंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है, पिछले दिनों बड़का गांव टंडवा की भी बात आ रही थी। कई जगह आपने जमीन ले ली, न लोगों को नियोजन दिया, न कोई सारी चीजें दिया, उनकी जमीनों को लॉक कर दिया है। वहां कोई आप प्लांट भी नहीं लगा रहे हैं कोई अधिग्रहण में, तो वैसे सारी जमीनों को जो है सो वापस किया जाना चाहिए। तीसरी बात, इस राज्य से जो उम्मीद थी, जब किसान कानूनों की बात कर रहे हैं, विधानसभा में चर्चा हो रही है, तो उसी एक्ट के तहत ही था कि भाई
जिन जगहों पे जमीनों को लेकर के पहले ही किसानों का संघर्ष चल रहा है और 2014 का कानून हो गया और वो मुआवजे के लिए लड़ाई चल रही, तो वहां 2014 के तहत जो है वो मुआवजा दिया जाना चाहिए। बड़का गांव और टंडवा की लड़ाई यही थी पिछले रघुवर भाजपा के सरकार में। और अभी हमने देखा जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो टंडवा में एनटीपीसी के साथ जहां समझौता हुआ था, उपायुक्त समझौते थे, राज्य सरकार को खड़ा होना चाहिए था किसानों के पक्ष में कि जो एनटीपीसी के साथ समझौता हुआ कि किसानों की 14 की ही बात नहीं थी, वो तो कह रहे थे कि महज जो है 20 लाख रुपए प्रति एकड़ जो दीजिए, जो कि 2014 के जो कानून है उसके अनुसार से भी जो है कम था, 4 गुना नहीं होता है, उसके बावजूद वो दिया जाए। तो राज्य सरकार खड़ा होना चाहिए किसानों को उसके पक्ष में, बजाय आपने देखा कि उस दिन विधानसभा में जब सवाल उठ रहे थे तो उसी दिन वहां पर लाठियां चली, आंसू गैस चले, शायद हवाई फायरिंग भी हुए। तो इन सारे जगहों के मसले को राज्य सरकार को टेकल किया जाना चाहिए और कृषि जो भूमि का अधिग्रहण नहीं हो, और ऐसी स्थितियों में जो है अगर जहाँ बहुत जरूरी है तो नए कृषि जो भूमि बना करके बंजर जगहों पे ये दिया जाना चाहिए। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, अभी हम लोग जब बैठे हैं पिछले विधानसभा सत्र में भी थे और 23 मार्च को आपने देखा कि नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज का मसला झारखंड में, झारखंड अलग राज्य होने से पहले प्रमुख आंदोलनों में था और सरकार राज्य बनने के अलग होने के बाद से ही ये मुद्दे उठते रहे और सरकार कहती रही कि अब तो समझौता हो गया है भारत सरकार के साथ, अब जब पूरा होगा तो देखा जाएगा। अब संयोग है कि मई में जो है ये 30 साल इसका जो है करार जो है खत्म होने जा रहा है। अभी 23 मार्च को हजारों हजार की संख्या में नेतरहाट में लोग जुटे हुए भी थे। सरकार से मैंने सवाल भी किया तो सरकार ने कहा कि ठीक है अभी जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अब वो मई भी नजदीक आ रही है, अभी पदयात्रा भी है। तो जो अनुभव रहा है नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज का कि उन तमाम जगहों पे आप जहां एक इको जोन सेंसिटिव कर देते हैं घोषित, तो आप तो लोगों को कहते हैं ना दुकान लगाइए, ना घर लगाइए, ना वो कराइए, उस सबको किनारे आप बाहर कर देते हैं। और जब नेतरहाट एक ऑलरेडी इको सेंसिटिव जोन है तो वहाँ गोलियों की बौछार, बूतों की पदचाप, ये कौन सा इको सेंसिटिव जोन होगा? वहाँ लोगों के साथ जो पीड़न हो रहा है वो तो आप लगातार देख रहे हैं। वो थाने से हाजत से लेकर के गारू के थाने की ही 2 घटना जो अभी पिछले दिनों, एक हत्या हो जाती है, थाने में हाजत में पीटी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इस सरकार से लोगों की उम्मीद है, क्योंकि ये सवाल रहा है झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ, झारखंड के साथ नेतरहाट आंदोलन जो है कि जो नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज का जो अवधि लीज खत्म हो रही, तो सरकार को इस करार को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, आंदोलन के समर्थन में जो है इसे वापस लिया जाना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि सरकार ने राज्य में आने के बाद एक मैसेज दिया था, बिल्कुल कहा था कि मनरेगा की मजदूरी इस राज्य में सबसे कम थी। राज्य सरकार ने भारत सरकार से मांग की, भारत सरकार ने बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो राज्य सरकार ने कहा कि हम अपनी ओर से 25 रुपये की वृद्धि करते हैं। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन नया आया है कि 1 अप्रैल को जब ये नया नोटिफिकेशन आया है तो इस बार भारत सरकार ने फिर वो महज 10 रुपये वृद्धि किया है। वो 10 रुपये की वृद्धि इतनी कम है कि न्यूनतम मजदूरी कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है कि आप राज्य वाले मजदूरी में आप देखेंगे 300 के आसपास है और मनरेगा में जो है 210 है। लेकिन राज्य सरकार ने किया कि जब केंद्र सरकार ने 10 बढ़ाया तो ये जो 25 दे रहे थे उसमें से 10 जो है कटौती कर ली। मुझे लग रहा है कि सरकार जो 25 की वृद्धि की रही थी ये तो और भारत सरकार पे दबाव बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो हो ना हो, लेकिन राज्य सरकार जो 25 दे रही थी उसमें जो 10 रुपये की कटौती कर रही है ये तत्काल वापस लिया जाए और ताकि ये जो 225 से 235 रुपये लोगों को मिले जो भारत सरकार से बढ़ा हुआ है ये वापस लिया जाना चाहिए। चौथी बात, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर को तो याद करेंगे ही हम लोग पूरे संकल्प के रूप में, लेकिन 14 तारीख को झारखंड में गुरदास चटर्जी का भी शहादत दिवस है और भाकपा माले भी इस 14 तारीख को अम्बेडकर के साथ साथ जो है गुरदास चटर्जी को याद करेंगे और संकल्प दिवस के रूप में जो है 14 तारीख को हम मनाएंगे। रही बात, हमने कहा कि रोजगार और सबसे बड़ा सवाल है और केंद्र सरकार तो लगातार आप एलएमटी जो अभी लागू कर रही है, रेल हो, बैंक हो, तमाम बंद कर रही है, तो राज्यों में तो लोगों की ज्यादा उम्मीद है और खास करके जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं कि वो रोजगार को बढ़े।
लेकिन झारखंड में विडम्बना ये रही है कि अभी नीतियां और पॉलिसियां ही जो बनती रही है और न्यायालयों और कोर्ट के चक्कर में युवा रोजगार के बाट में जोर है। और कल भी आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ सरहुल का त्योहार था, उसके बावजूद भी छात्र और युवा जो आंदोलनरत थे, धरनारत थे। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि पहले और जो की नीतियाँ जो बनाए भाषा आधारित, तो कहीं से भी वो मसला, वो खिड़की, उस दरवाजे को राज्य के अधिकारों को और संकुचित कर रही थी। और जिस तरीके से वो बिहार में हो, उड़ीसा में हो, तमाम जगहों पे हो, जो नियोजन नीति बनाए वो राज्य के मूलवासी हैं, राज्य के जो स्थानीय वासी हैं, उनके तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में उनके अधिकारों की गारंटी करे, इसके अनुसार नियोजन नीति बनाई जानी चाहिए। कामरेड, ये जो चीज मैं देख रहा हूँ कि अब विधायक यानी जन आंदोलन में सीधे शिरकत करने से और एक और बात होती है कि अब मैं कैसे जाऊंगा या जाऊंगी, निर्मला देवी के साथ या फिर वीरेंद्र साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर अम्बा प्रसाद पर भी एक केस है। वो बिल्कुल ये बात सही है, आंदोलन उसके बावजूद हो रहे हैं और आंदोलन तो होंगे केस के बावजूद भी, लेकिन ये सही है कि चुनाव के सुधारों की जरूरत है। और चुनाव सुधार के नाम पर उन चीज़ों पे जो भी जितने भी केस और मुकदमे हो रहे हैं और ये चीज़ें हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो आंदोलन में संघर्षों में लोग हैं, उनको ही कुचलने के लिए किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार इस देश में मजबूत हुई है, तो आप समझिए कि वो लोकतंत्र के इस ढांचों में इसका सबसे ज़्यादा जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देखिएगा उन्हीं मुकदमों में और बाकी चीज़ों पे आप देख रहे हैं कि जो लोग कितने घोटाले के मसले हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, लोग दल बदल कर लेते हैं, वो तमाम चीज़ें पेंडिंग में चली जाती है, वो तमाम चीज़ें लेकर के हैं। लेकिन जो लोग भाजपा से लड़ रहे होते हैं, वो चाहे किसान हो चाहे बाकी चीज़ें हों, वो मुकदमे भी जल्दी चार्ज होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होते हैं। इसका एक उदाहरण तो आप बता ही सकते हैं कि एक मसला कोडरमा में अब्रक माइंस के मसला के ऊपर था। मैं उस आंदोलन में संयोग से हमारे साथी राजकुमार जी थे और मैं तो पहुंचा भी नहीं था किसी वजह से, उसके बावजूद हमारे ऊपर मुकदमा किया गया, मैं जेल भी गया। और जब वहां से अपील पिछले रघुवर शासन में जब हम लोगों को जो है वहां पे जिला सत्र न्यायाधीश ने पूरा बरी किया, पूरा केस खत्म किया कि फॉल्स है, तो राज्य सरकार अपील में गई उसके खिलाफ। तो जो आंदोलन करने वाले हैं, संघर्ष करने वाले, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, संघर्ष कर रहे हैं, वो मुकदमों से और इन चीज़ों से नहीं है। किसानों लोगों का जो संघर्ष हो रहा है वो बढ़ेगा। और अब इसलिए हमने कहा कि तमाम अभी चाहे नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज हो या अभी आप देखिएगा स्थानीयता नियोजन को लेकर के युवा सड़कों में हैं, जिन युवाओं को परीक्षा चीज़ें होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। तो जब लोगों के अधिकारों पे हमले होंगे तो तमाम मुकदमे कर ले, तमाम चीज़ें कर लेंगे, उससे आंदोलन की धार कम नहीं होगी और बढ़ेगी। ये सवाल है कि यूक्रेन और जो उसका मुद्दा चल रहा है, उसका कहना है कि भारत सरकार को बाहर करनी चाहिए। लेकिन ये सवाल ये है कि 5 महासचियां जो है उनमें से एक रूप है और चारों जो महासचियां हैं वो कौन है, तो भारत की हैसियत से ये इस युद्ध के बीच में अपना बात करेगी। एक तो हम देख रहे हैं कि भारत, देखिए रूस के साथ भारत की दोस्ती है, रिश्ते हैं। तो अगर आपके दोस्त ने एक छोटे देश पर हमला कर दिया है तो पहली बात तो साफ कहना पड़ेगा कि भाई इस पर बंद करो। तो एक तो रूस से सीधा भारत सरकार को कहना चाहिए कि भाई ये जंग बंद करो, दूसरे तरीके से बातचीत करो। सेकंड है कि हमारे यूक्रेन में बहुत विदेश के छात्र जो पढ़ने के लिए आते हैं, सबसे बड़ी संख्या भारत के अपने छात्रों की। तो किसी भी देश की तो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि अपने नागरिक देश के जो विदेश में कहीं पढ़ने गए हो, काम करने गए हो, तो उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना। इसमें यूक्रेन युद्ध में सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि जो विदेशी लोग परेशान हुए उसमें भारतीय छात्र रहे। दोनों लिहाज से हमें लगा कि भारत सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए, जिस गंभीरता और तत्परता के साथ सरकार को काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। है कि ये दोनों महाशक्तियां अगर लड़ रही है तो उस बीच में भारत, यही तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, यही तो दावा है कि मोदी जी भारत विश्व गुरु बना है और मोदी जी विश्व में एक बड़े नेता के रूप में उनकी हैसियत बनी है। तो हैसियत तो ऐसे ही दौर में अगर हैसियत बनी है तो दुनिया में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, हम खुद परेशान है। इसी दौर में अगर मोदी जी इतना विदेश का दौरा करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मोदी जी वैदेशिक मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर बहुत
प्रोएक्टिव रहे हैं और सफल रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि भारत को तो करना चाहिए इसी समय, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। सफल होता है नहीं हो पाता है वो तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हम तो कोशिश ही नहीं देख रहे हैं। दीपांकर जी, भाजपा जिस तरीके से राजनीति कर रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स, युवाओं तक पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन के साधन उसको अपनाया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं जैसे वामदल वगैरह जिनको कैडर पार्टियां हैं, तो इनको भी अपने अंदर कुछ इस तरीके का बदलाव लाना चाहिए, या फिर पार्टी क्या अपने विस्तार के लिए कोई नई नीतियों पर चर्चा हुई है? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हम भी कर रहे हैं, वाम दल भी, सभी लोग कर रहे हैं। अब सवाल है कि टेक्नोलॉजी हम किस लिए कर रहे हैं। भाजपा जो टेक्नोलॉजी के बल पर उसने जो कर दिया एक आईटी सेल, तो लोग उसको आईटी गिरोह कहते हैं। वो आईटी सेल एक गुंडा गिरोह की तरह पेश आता है, झूठ फैलाना, अफवाह उड़ाना और एक तरीके से नफरत फैलाना। तो झूठ, नफरत, अफवाहों की खेती हो रही है। हम इसके लिए तो नहीं करेंगे। हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लोगों के बीच में सच को ले जाने के लिए, उनको अपने अधिकार के बारे में जागरूक बनाने के लिए। एक दूसरा, हम देख रहे हैं कि भाजपा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, डेटा चोरी कर रही है। अब हर स्कीम को आधार से जोड़ दिया गया। अब कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट भी आधार से जुड़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले आप देख रहे हैं कि चर्चा होती थी कि इनके पास पन्ना प्रमुख होते थे जो वोटर लिस्ट का एक एक पन्ना लेकर के घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो चर्चा आई कि आभार्थियों की लिस्ट लेकर के घूम रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो पूरे आधार डेटा, आभार्थियों का पूरा डेटा भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से ये मिल रही है? डेटा तो सत्ता में है, वो ले रहे हैं और उस डेटा को लेकर के जनता को डरा रहे हैं। जनता के अंदर डर पैदा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को हम वोट नहीं करेंगे तो शायद प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आखिरी अगला किस्त है वो नहीं मिलने वाला है, वो पीएम किसान योजना का अगला पैसा नहीं आने वाला है, गैस नहीं मिलने वाला है। तो जो आप एक तरीके से हम तो कह रहे हैं लोगों से कि जो भी आपसे कहा जा रहा है कि आप लाभार्थी हैं, तो दरअसल ये तो आपका हक बनता है। इस देश में नागरिकों का हक बनता है और हक का एक बहुत छोटा हिस्सा वो भीख के तौर पर हमको दे रहे हैं। और ये हमें एक तरीके से राजा, वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम पूरे राजा के लिए ताली बजाएं, राजा को हमेशा एक तरीके से जय हो कहे। तो अब लोगों का अधिकार बोध, लोगों का ये हक है और अपना हक जो सरकार अगर दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, वो बस जो सरकारी जिम्मेदारी है उसका एक हिस्सा उसका निर्वाह कर रही है। तो हमें लगता है ये दोनों मोर्चे पर टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर है, लेकिन हमें जो बात कहनी है और जनता तक जो पहुंचना है वो इन सवालों पर, एक तो सच को लेकर पहुंचना है, दूसरा है कि ये डर के खिलाफ, नफरत के खिलाफ सच, झूठ के खिलाफ सच और डर के खिलाफ लोगों का हक के पूरा लोग हक मांगे, हक के लिए लड़े। और हम कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अभी इस मामले में हमें और ज़्यादा कोशिश करनी होगी और भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है। सत्ता होने के चलते एक तरह से ये जो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया की जुगलबंदी उनके पास है, तो हमारे पास एक तरह से बस लोगों का जो सोशल मीडिया उसका एक हिस्सा इतना ही रह गया है। आंदोलनों के पास एक रवीश कुमार रह गए हैं और मान लीजिए सोशल मीडिया है, बाकी तो कोई और मीडिया है नहीं आंदोलनों के लिए। इसलिए हम एक निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में है। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक अपना भी इसमें और ज़्यादा सघन नेटवर्क बने। यूथ को जोड़ने के लिए जो यूथ का एजेंडा है, पहली बात यूथ का जो एजेंडा है, यूथ के एजेंडे में हम समझते हैं कि दोनों ही यूथ का एजेंडा है। जैसे यूथ का अपना भविष्य और देश का भविष्य, ये दोनों, संविधान का, लोकतंत्र का भविष्य क्या है वो अगर खतरे में है तो यूथ के लिए कोई सुनहरा भविष्य बन नहीं सकता। तो उनके शिक्षा और रोजगार का सवाल और उतना ही इस देश में संविधान और लोकतंत्र का सवाल, ये दोनों को जोड़ते हुए ये जो हमने ही नारा दिया था कि नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते, बल्कि हमने सेंट्रल कमेटी में बात की कि भगत सिंह और अम्बेडकर के साथ साथ हमें और भी, जैसे पूरे दक्षिण में पेरियार एक बहुत बड़े लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, तो भगत सिंह, अम्बेडकर, पेरियार के रास्ते। तो यूथ हमें लगता है कि निश्चित तौर पर इन वैचारिक मुहिमों में भी यूथ है और शिक्षा रोजगार के आंदोलन में भी यूथ है
और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ की और भागीदारी भी हो। अभी हमने बिहार में अपना एक सम्मेलन किया और बिहार सम्मेलन में जो हमारी राज्य कमेटी बनी, पहले से बड़ी राज्य कमेटी, उसमें 39 नए चेहरे और इनमें से ज़्यादातर यंग लोग हैं, ज़्यादातर यंग चेहरे हैं। बल्कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग साथी थे उनमें से एक हिस्से को हमने कहा कि वो हमारे स्थायी आमंत्रित सदस्य रहेंगे, लेकिन बाकी नौजवानों को और ज़्यादा भागीदारी। चुनाव में भी जब उम्मीदवार खड़ा करना था तो उसमें भी नौजवानों को हमने प्राथमिकता दी और एक ठीक ठाक एक टीम, अभी जो माले के विधायकों को मार्शल आउट किया गया बिहार विधानसभा में, तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुखर विधानसभा के अंदर भी हमारे नौजवान विधायक भूमिका निभा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके पार्टी के अंदर विधानसभा या जनप्रतिनिधियों के चयन में और एक राजनीतिक वैचारिक मुहिम में उनकी भागीदारी बढ़ाते हैं।